मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फ़ाहद अहमद सिद्दीकी साहब, जो कि एक्सपर्ट हैं ऑन चाइल्ड कस्टडी लॉज एज वेल एज बीइंग एन एडवोकेट हाई कोर्ट। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। उनके साथ तशरीफ फरमा है बैरिस्टर हमना जैन, जो कि एडवोकेट है हाई कोर्ट की। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू, यू मोस्ट वेलकम। सर, मैं चाहूँगी प्रोग्राम की शुरुआत जो है वो आपसे करें, बिकॉज आई नो आपका बड़ा 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है स्पेसिफिकली इन दिस एरिया ऑफ लॉ। जब हम गार्डियनशिप की बात करते हैं तो वो तो हम सब जानते हैं, नेचुरली जो है वो बाप कंसिडर किया जाता है। लेकिन अगर वही बाप जो है वो अपने बच्चे की हिजानत, अपने बच्चे की कस्टडी क्लेम करना चाहे, ठीक है, तो उसको कानून में किन किन चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है? वो कौन सा एविडेंस प्रूव करेगा, क्या क्या चीज़ें अदालत के सामने लेकर आएगा तो अदालत कहेगी ठीक है हम तुम्हारे बच्चे की कस्टडी दे देते। कानून में ही नीड्स टू एस्टैब्लिश द वेलफेयर ऑफ माइनर, कि वो वेलफेयर ऑफ माइनर, बच्चे की जो वेलफेयर है वो उसके पास बच्चे की कस्टडी होने में मुज़मिर है, और उसके लिए वो केस बिल्डअप करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा। आमतौर पे जो प्रैक्टिस है उसमें वो अनफॉर्चुनेटली कुछ एलिगेशंस वगैरह लगाए जाते हैं, कैरेक्टर असैसिनेशन की जाती है, वेयर एज आई अंडरस्टैंड कि उनकी ज़रूरत नहीं होती। आपने अगर बच्चे की कस्टडी क्लेम करनी है तो यू शुड कंसंट्रेट, यानी आप ज़्यादा उसके ऊपर मुर्तकिज़ रहें कि बच्चे की वेलफेयर किससे मुमकिन है आपके पास। बिल्कुल, मतलब अपनी खूबियां ज़्यादा बयान करें बनिस्बत दूसरे की, बजाय अपनी खूबियां बयान करने के कि उस बच्चे की आप कैसे वेलफेयर इंश्योर कर सकते हैं। मेरी सर, वो भी तो खूबियों में इंक्लूड ही हो गया ना, साथ साथ। बिल्कुल, वो खूबियों में इंक्लूड है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो फोकस है वो दूसरे की खामियों पे ज़्यादा हमारे यहाँ किया जाता है। इसीलिए मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी कहा मैं उन कंसेप्शंस के भी आऊंगी। लेकिन देखिए, ये तो एक चीज़ है ना बेसिकली वेलफेयर की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं अदालतों ने बहुत ज़्यादा जजमेंट्स दी हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि वेलफेयर बच्चे का इस केस में होगा, इस केस में नहीं होगा। मिसाल के तौर पर लोगों की रहनुमाई के लिए बताएं कि किन केसेस में कंसिडर किया जाएगा कि बाप का जो बच्चे का वेलफेयर इसमें कि वो बाप को दे दिया जाए या किसी भी और दावेदार को, बिकॉज कस्टडी तो कोई भी क्लेम कर सकता है। देखिए, मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक कानून में बेतहाशा जजमेंट्स हैं जो कस्टडी के मामलों को डील करती हैं। बच्चे की 7 साल की उम्र से ज़्यादा हो जाए तो बच्चे का हक, यानी कस्टडी का, हिजानत का हक बच्चे का बाप का है, या माँ दूसरी शादी कर ले तो बच्चे की हिजानत तब्दील की जा सकती है, या माँ के आप कहने के कैरेक्टर को आप असैसिनेट करें, ये एक प्रैक्टिस है लॉन्ग। लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक बच्चे के लिए दोनों पेरेंट्स की जो है एक्सेस जो है वो दैट इज़ मोर ऑफ इम्पॉर्टेंट। जब हम बात करते हैं वेलफेयर की, जिस तरह कि आपने खुद फरमाया, जब हम बात करते हैं बच्चे की बेहतरीन मुफाद की, तो उसका तयन जो है वो किस तरह से किया जाता है? वो कौन से फैक्टर्स हैं जो अदालतें प्रैक्टिकली अपने सामने रखती हैं देखने के लिए कि हाँ भाई इसी पेरेंट को कस्टडी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? उसमें एविडेंस आता है जी, उसमें एविडेंस आता है। सबसे पहले जो बाप की बच्चे के साथ बॉन्डिंग है उसे कंसिडर किया जाता है, बाप का मेंटेनेंस पे किया जाना उसका कंसिडर किया जाता है, बाप के जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं उसकी पर्सनालिटी के, वो कोर्ट्स कंसिडर करती हैं उन्हें। लेकिन इन द लार्जर एंड जो है, जो मैंने देखा है जी, उसमें ये है कि इवेंचुअली बाप को कस्टडी शिफ्ट नहीं की जाती फॉर वन रीजन नॉट दी अदर। जितनी भी जजमेंट्स हैं वो फोकस इसी चीज़ पे करती हैं कि जी प्रेफरेंशियल राइट जो है वो कस्टडी का माँ का है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हो, ये कानून का एक क्रिटिसिज्म भी है जिसमें मैं चाहूंगी आपका भी फीमेल नैरेटिव हम इसके ऊपर लें। बिल्कुल सही कहा सर ने, ठीक है, हम जितने भी केस लॉज देखते हैं मेजॉरिटी का फोकस जो है वो ये है कि वो देखते हैं कि भाई माँ को दे दिया जाए बेसिकली इसमें। तो आप ये बताएं, इन्होंने तो एक फैक्टर बताया ना, ठीक है, कि बाप क्या एविडेंस पेश करता है इस हवाले से, वेलफेयर का किस तरह से तयन किया जाता है, और क्या क्या फैक्टर्स जो है वो अदालतें देखती हैं अगर कोई भी दावेदार जाके अदालत से रिजू कर रहा हो कि भाई मुझे कस्टडी दी जाए इसकी। बिकॉज कई दफा हम देखते हैं रिश्तेदार भी करते हैं, ऑर्फन्स बच्चे हो जाते हैं, ठीक है, माँ बाप नहीं रहते पीछे, तो उनको क्या एस्टैब्लिश करना पड़ेगा? अच्छा देखिए, इसमें लॉ जो है बड़ा क्लियर है, गार्डियन एंड वार्ड एक्ट, उसमें सेक्शन 17 ये कहता है कि सबसे पहले बच्चे की एज, कि बच्चे की एज क्या, अगर तो बच्चा बहुत छोटा है, दूध पीता बच्चा है, तो फिर वो नेचुरली उसको कस्टडी माँ को दे दी जाएगी। उसके बाद अच्छा इस्लामिक प्रोविजन है, उसमें ये एज ये इस तरह डिफाइन की गई है कि अगर 7 साल से कम का बेटा है और प्यूबर्टी एज तक जो है बच्ची की प्रेफरेंस, फर्स्ट राइट ऑफ प्रेफरेंस माँ के पास होता है। सेकंड फैक्टर है कि वेदर जो है जो भी गार्डियन है, कस्टोडियन है, वो उसका कैरेक्टर कैसा है। तीसरा आ जाता है रिलीजन के ऊपर। अच्छा, कैरेक्टर की आपने बात की जिसका सर ने भी बेसिकली हवाला दिया था, कैरेक्टर देखा जाता है, ठीक है, किरदार उसका कैसा है, उसकी मतलब काबिलियत है भी कि नहीं है, जिसके ऊपर ऑब्वियसली उसका पूरा मुद्दा जो है वो होता है। लेकिन ये देखें हम ना, इसमें एक बड़ा इशू आता है प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं अदालतों में कि ये हो सकता है कि कोई बंदे का बड़ा जैसा भी किरदार हो, उसका एक पर्सनल इशू है, ठीक है, लेकिन हो सकता है वो बहुत एक अच्छा पेरेंट हो। तो क्या हमारा कानून इसमें एक डिस्टिंक्शन ड्रॉ करता है कि नहीं? देखिए, ये वन ऑफ द फैक्टर्स कंसिडर किया जाता है, और कैरेक्टर असैसिनेशन बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा,
मोस्टली औरतों के ही अगेंस्ट होती है कि जी इसका कैरेक्टर ठीक नहीं है। अब सवाल ये आता है कि क्या आप लॉ के अंदर ये बता सकते हैं, इज इट ईजी टू एक्चुअली प्रूव कि एडल्ट्री की है औरत ने? अगर तो एडल्ट्री की है तो फिर आप विटनेस लेकर आओ, फिर वो आपके शरिया के मुताबिक जो है विटनेस लाना है, वो एक डिफिकल्टी होती है। दूसरा कि आई थिंक कि इसको कैरेक्टर इटसेल्फ शुड नॉट बी द ओनली ग्राउंड, एंड ये लॉ में सिर्फ कैरेक्टर नहीं देखा जाता, और भी बहुत सारे आपको और भी बहुत सारी जिसके उसकी ये भी देखा जाता है कि बहन भाई जो है अगर आप उनको अलग कर देंगे तो वो भी एक तरह की नेगेटिव चीज है। तो आप कोशिश होनी चाहिए इस तरह की आप जजमेंट दें कि सारे बहन भाई जो है वो साथ रहें, ठीक है, बेसिकली वेलफेयर और बेनिफिट, वेलफेयर, ठीक है, बिल्कुल मैडम आपका पॉइंट आ गया। लेकिन सर मैं आपकी तरफ आऊंगी इसमें, आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसमें हम लोगों को क्लैरिफाई करें, उनको आप कह लो कि कंसिडरेशन ज़रूर कंसिडर यानी है, लेकिन इसकी वजह से बच्चे की कस्टडी से उसे डिनाई नहीं किया जा सकता लीगली। लेकिन होता क्या है कि इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। मेरी अंडरस्टैंडिंग या मेरा एक्सपीरियंस आप कह लीजिए जो मैंने देखा है कि हमारी कोर्ट्स जब मेंटेनेंस लगाती हैं तो चूंकि हमारे पास कोई फार्मूला कोई नहीं है, हमारे पास जो जुडिशल सिस्टम है उसमें कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि मेंटेनेंस कितना लगना चाहिए। बहुत दफ़ा ऐसे केसेस होते हैं जिसमें कोर्ट्स बाय फ्लिक ऑफ ए पेन आप एक एग्जॉर्बिटेंट रेट पे मेंटेनेंस लगा देती है और फिर उसके ऊपर लिटिगेशन शुरू हो जाती है कि जी वो मेंटेनेंस ज़्यादा है, मेंटेनेंस कम है। और साइमल्टेनियसली जब कस्टडी का केस डिसाइड होता है, लाहौर में तकरीबन 30 फैमिली कोर्ट्स हैं, 7 गार्डियन कोर्ट्स हैं और हर कोर्ट के पास जो कॉज लिस्ट है वो तकरीबन 2200 केसेस की है। एट एन एवरेज तकरीबन लाहौर में 84,000 केसेस पेंडिंग हैं। 84,000 केसेस को अगर आप बाइफरकेट कर लें और उसमें अगर 1/3 भी रखें जो कस्टडी के केसेस हैं, मोर और लेस 25,000 केसेस हैं। 25,000 केसेस में कितने केसेस में आपको कस्टडी शिफ्ट हो रही है? सर उस पर मैं आऊंगी बिल्कुल, और उस पर हम बात करेंगे और क्या मैकेनिज्म्स हैं, लेकिन मैं आपकी तरफ आऊंगी। हम ना आप ये भी बताएं बेसिकली, बिकॉज मैं चाह रही हूँ शो के जरिए जो इतनी मिसकंसेप्शंस है हमारी सोसाइटी में, जो कानून के हवाले से वो क्लैरिफाई हो। री मैरिज अगर एक औरत करती है, ठीक है, उसकी डाइवोर्स हो गई, वो दूसरी शादी कर लेती है, उसके बाद अगर वो करती है क्लेम, ठीक है, बच्चे की कस्टडी, फर्ज करें कस्टडी इस दौरान बाप के पास हो, ठीक है, तो क्या वो अगेन उसको डिस्क्वालीफाई करेगा? बिकॉज ये भी काम तासुर है कि अगर आप री मैरिज कर लेते हैं, ठीक है, खासतौर पे खवातीन अगर कर लेती हैं तो उनका केस जो कस्टडी का है वो वीक हो जाता है। देखिए नहीं, दिस इज एक्चुअली पहले ये इनिशियल प्रैक्टिस थी, कुछ जजमेंट्स थी, अब रीसेंट जजमेंट्स 2018 ऑनवर्ड्स, बल्कि इनफैक्ट उससे पहले भी आई हैं, उसमें ये है कि नॉट नेसेसरली सो री मैरिज इज नॉट ये ग्राउंड नहीं है कि जिसकी वजह से आप डिस्क्वालीफाई हो जाओ, क्योंकि देखिए उसमें भी कोर्ट अगेन एक ही चीज देखता है, वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड। वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड में अगर तो माँ ने शादी की है और उसका जो हस्बैंड है, जो न्यू हस्बैंड है उसका सेकंड, उसका रिलीजन डिफरेंट है बच्चे के रिलीजन से, तो स्कूल ऑफ थॉट चेंज हो जाता है। कोर्ट वुड प्रेफर कि फिर गार्डियनशिप किसी और को दे दी जाए, जो उसका बाप हो या नानी हो। इसी तरह अगर बच्ची है और बच्ची के होते हुए माँ ने दूसरी शादी कर ली और वो कोई नामहरम है, मतलब कि कोई स्ट्रेंजर है बच्ची के लिए, तो प्रेफरेंस ये होगी कोर्ट की कि उसको बाप के पास दे दिया जाए। जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन आई थिंक दो बातें जो आप दोनों ने की, इन्होंने मेंटेनेंस की चीज़ क्लैरिफाई की, आपने जो है वो री मैरिज की, ये चीज़ लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि ओपन एंड शट केस नहीं होता, ये सब फैक्टर्स होते हैं जिनको देखा जाता है और सारे एविडेंस को सामने रखते हुए, गवाहों को सामने रखते हुए फिर एक डिसीजन जो है वो अदालत लेती है। सर आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं इसमें ये ऐड करूंगा, सेकंड मैरिज ऑफ ए वुमन कैन नॉट बी कंसिडर्ड ए ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। अगर आप कुरान हकीम की सूरह निसा या सूरह बकरा का उसका करें मुतालिया, तो स्टेला बाप है या मदर जिससे सेकंड मैरिज करती हैं वो नामहरम की कैटेगरी में नहीं आता। ऑब्वियसली एक वक्त में दो बहनों से निकाह नहीं कर सकता। इसी तरह जो आपकी वाइफ की सबका पहली शौहर से औलाद है वो आपकी महरम कंसिडर होती हैं, और इसी वजह से जो इसका लेटेस्ट ट्रेंड आपको कोर्ट्स का नज़र आ रहा है उसमें वो कोर्ट्स सेकंड मैरिज ऑफ मदर को डिसएंटाइटलमेंट या डिस्क्वालिफिकेशन कंसिडर नहीं करती।